नमस्कार। पंजाब सक्सेस मंत्रा के इस YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो मैंने आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डाले हैं। अब की बार जो क्वेश्चन है उसका स्तर मैंने एक लेवल और ऊपर किया है। आप पीसीएस एग्जाम दें, आप नायब तहसीलदार दें, कोई भी एग्जाम दें, आपके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान दीजिए। देखो, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है ना तो उसको शेयर भी करो। सब्सक्राइब जो लोग नहीं करते हैं वो भी कर लो यार, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। आपको हम वैल्यूएबल चीजें दे रहे हैं तो आपसे भी हम उम्मीद करते हैं भाई थोड़ा सा तो हमारे लिए कर दो। बाकी अगर आप नहीं करना चाहते तो हम आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे, पर आप अपनी जो तैयारी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी क्लासेस एंजॉय करते रहिए। ये देखिए, ये है शेड्यूल। इस क्रम में क्लासेस आपके सामने लाई जाएंगी। 10:15 बजे एक सेशन होता है जिसमें योगेश सर हर सुबह 10:15 बजे आपके पास आ जाते हैं करंट अफेयर्स लेकर। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग का सेशन 12 बजे होता है। उसके बाद जीएस क्लासेस फॉर ऑल पंजाब एग्जाम्स दोपहर को 2 बजे। वन लाइनर पंजाब जी के शाम को 5 बजे योगेश सर फिर से वापस आपके सामने आ जाते हैं। डेली करंट अफेयर्स इश्यूज 6 बजे फिर आ जाता है आपके सामने। और फिर 10 एमसीक्यू जो अब ये सेशन आपके सामने है ये रात को 9 बजे आपको मिलता है। ठीक है, तो ये आपको इस क्रम में आपको क्लासेस मिलती हैं। जरूर सारी क्लासेस वो लगाइए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। आपकी तैयारी को एक लेवल ऊपर लेकर चली जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं शुरुआत करता हूं। पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला सवाल देख लो, आपकी स्क्रीन पर है। हु इज रेफर्ड टू एज ही इन द बिलो गिवन पैसेज। इस पैसेज में ही कौन है? यहां पर आपको ये ध्यान देना कि ही कौन है। ही वॉज ऑफन नोन एज राष्ट्रगुरु, राष्ट्रगुरु कहा जाता था, या फिर टीचर ऑफ द नेशन इन्हें कहा जाता था। 1879 में 1869 में इन्होंने एक न्यूज़पेपर खरीदा जिसका नाम था बंगाली, जिसको शुरू में जिसकी स्थापना की थी गिरीश चंद्र घोष ने, और उसके बाद फिर इन्होंने इसको 40 साल तक चलाया। ये कौन है व्यक्ति जिनके बारे में मैं इस पैसेज में बात कर रहा हूं, या इन दोनों पॉइंट्स में बात की जा रही है? पहला है एस.एन. बनर्जी है ये, दूसरा व्योमेश चंद्र बनर्जी है, दादा भाई नारोजी हैं, या फिर पी आनंदाचार्लू है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, देखो जैसे ही सवाल आपके सामने आता है आप उसे पॉज कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं ऑप्शन पढ़ दूं उसके बाद पॉज कर दो, जैसे अभी आप पॉज कर सकते हो। फिर उसके बाद जब मैं आंसर बता दूं फिर उसके बाद आप फिर उसके आंसर पे देख सकते हो, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा भी आप उसको किस तरीके से आप उसे अटेम्प्ट कर पाते हो। क्योंकि ये सेशन लाइव नहीं है हमारा, तो आपके लिए ये सही रहेगा कि आप उसे पॉज कर लो। ठीक है, चलो ये रहा आपका आंसर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें सही उत्तर है। देखो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्हें ज्यादातर हम जानते हैं राष्ट्रगुरु के नाम से, और ये एक इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत बड़ा रोल था। ब्रिटिश रूल के दौरान इन्होंने भारत के लिए वो बहुत सराहनीय कार्य किए। एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन इन्होंने। उसके अलावा सुरेंद्रनाथ मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को सपोर्ट करने के लिए जाने जाते हैं। अनलाइक कांग्रेस, ही सपोर्टेड मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919। और इन्होंने एक नई संस्था भी बनाई थी जिसका नाम था नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, 1919 में बनाई थी, उसी साल जिस साल मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे। इन्हीं को राष्ट्रगुरु भी कहा जाता है, ये देख लो, राष्ट्रगुरु भी कहा जाता है इन्हीं को। ठीक है जी। और ये 1895 में ये कह लीजिए कि इन्होंने 1895 में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे ये चुने गए थे। ठीक है जी। एक बार मैं कलम निकाल लेता हूं जो हमारे लिए जरूरी है, फिर हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ अपना रुख करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट्स। ठीक है, कांग्रेस प्रेसिडेंट्स के संदर्भ में कही गई स्टेटमेंट्स पर ध्यान दीजिए। पहला है प्रकाश पन्नकम आनंदाचार्लू बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1891। 1891 में 1891 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें पन्नकम आनंदाचार्लू कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने गए थे। दूसरा, सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी वो उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद पे रहे फॉर अ टर्म इन 1896। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। ठीक है,
1 ओनली इज करेक्ट, 1 and 2 करेक्ट, 2 ओनली इज करेक्ट, या नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक है, फिर से पॉज करो और फिर उसके बाद जब आप अपना आंसर जो है सोच लो दिमाग में, फिर इसको आगे करना, और ये रहा आपका आंसर। आंसर है बी। ठीक है, तो बी है आपका सोल्यूशन, यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, खासकर दूसरा वाला पॉइंट। कैसे? दूसरा वाला पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसे है, पी आनंदाचार्लू कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है वो बने थे, और किस टर्म में बने थे? 1891 में बने थे, नागपुर सेशन। ठीक है, बिल्कुल सही है ये वाला, पी आनंदाचार्लू नागपुर सेशन। तो इसमें यहाँ पे जो सबसे पहला दिया हुआ है ना, ये देखो, पी आनंदाचार्लू नागपुर सेशन 1891। यहाँ इनकी तस्वीर नहीं लगाई, तस्वीर मैंने यहाँ दे दी है, ये रहे पन्नकम आनंदाचार्लू। ठीक है, इनसे पहले फिरोज शाह मेहता थे, इनके बाद बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, सर पी आनंदाचार्लू एक इंडियन एडवोकेट थे, फ्रीडम फाइटर थे, और इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में काफी समय बिताया। कांग्रेस का जो सेशन हुआ था नागपुर सेशन, उसका 1891 में, वो इन्होंने उसमें उसके जो है ये प्रेसिडेंट चुने गए थे। ठीक है, और दूसरे एस एन बनर्जी 1895 से 1896। तो ये टर्म जो है ना बेसिकली चुने गए दिसंबर 1895 में, टर्म चला 1896 में। तो बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट भी, इसीलिए हमने आंसर मार्क किया क्या कि 1 and 2 इसमें करेक्ट है। कई लोग 1895 में उनका इलेक्शन समझते हैं, लेकिन हो सकता है ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बोर्ड पे डिपेंड करता है। बोर्ड ज्यादातर ऐसे केसेस में दोनों ही ऑप्शंस को सही कर देता है। जैसे अगर ये 1 भी कुछ बच्चे मार्क करते तो 1 and 2, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी हो गया ना कि भाई अगर टर्म पूछा है, तो वैसे मेरे हिसाब से ज्यादा सही इसमें क्या है, 1 and 2 इसमें दोनों ही ठीक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टर्म तो उनका 1896 में चला था। चलिए, हु इज रेफर्ड टू एज ही इन द बिलो गिवन पैसेज। एक और आ गया ही वाला सवाल कि यहां पे ही किसको कहा गया। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 4 times एंड फाउंडर ऑफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा। ठीक है, दूसरा, ही फाउंडेड अ हाईली influential English newspaper leader in 1919 published from इलाहाबाद। इलाहाबाद से पब्लिश किया जाता था। और ये बताना आपको, ये ही कौन है? ये ही साहब हैं कौन? के बी हेगड़ेवार, बी एस मुंजे, पंडित मदन मोहन मालवीय, या दादोबा पांडुरंग। ठीक है, ये 4 नाम आपके सामने है। हेगड़ेवार साहब को जानते हो, आरएसएस से जुड़े हुए लोग तो जानते होंगे। ठीक है, बी एस मुंजे हिंदू महासभा से जुड़े रहे, पंडित मदन मोहन मालवीय या दादोबा पांडुरंग। ठीक है, पॉज कर लो, जिन लोगों को खुद से आंसर देना है, मैं सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं। ये रहा आंसर। आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय। अब एक बार देख ले कैसे। पंडित मदन मोहन मालवीय जो है ये 1861 25 दिसंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था, 12 नवंबर 1946 को इनकी मृत्यु हुई। ये 4 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए और अखिल भारतीय महासभा के, हिंदू महासभा के फाउंडर थे। इनको एड्रेस किया जाता था पंडित मदन मोहन मालवीय क्या के। पंडित मदन मोहन मालवीय हम जानते हैं इनका नाम। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के को फाउंडर्स में से एक थे और तीसरे वाइस चांसलर भी थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। ये अब एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से एक है। 40,000 के करीब स्टूडेंट्स आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, रिचुअल, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लॉ, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सब डिसिप्लिन यहाँ पे आके पढ़ते हैं और वहीं रहकर पढ़ाई करते हैं। तो सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी एशिया की वो हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो वाइस चांसलर रहे थे ये 1919 से लेके 1938 के बीच में। इन्होंने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जो है उस एक संस्था थी, उसका भी जो गठन इन्होंने किया था। इन्होंने एक बहुत ही इंफ्लुएंशियल न्यूज़पेपर द लीडर 1919 में इसकी शुरुआत की थी। ये चेयरमैन भी थे हिंदुस्तान टाइम्स के 1924 से 1946 तक। और इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स का एक हिंदी एडिशन जिसका नाम था दैनिक हिंदुस्तान या हिंदुस्तान दैनिक, इसकी भी शुरुआत की थी 1936 में। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के बारे में सबसे खास बात, इनको मरणोपरांत, इनकी डेथ के बाद 2014 में 24 दिसंबर 2014 के दिन इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, ये साहब पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनके नाम से दिल्ली में मशहूर मालवीय नगर भी सिचुएटेड है। ठीक है, तो 134
153rd बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी 24 दिसंबर 2014 को। उस दिन भारत सरकार के द्वारा इनको पोस्टह्यूमसली जो है वो भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट यहां दिया है, इट इज अ टॉम्ब लोकेटेड इन औरंगाबाद महाराष्ट्र इंडिया। तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद नाम की एक जगह है, वहां पर एक टॉम्ब बना हुआ है जिसका नाम है बीबी का मकबरा। ये स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट कह रही है। अब मुझे नहीं पता सही है या गलत, वो आपको तय करना है। दूसरी, इट वाज कमीशन्ड इन 1620 बाय द मुगल एम्परर जहांगीर। तो इसको बनवाया था मुगल एम्परर जहांगीर ने 1620 में। दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है। तीसरी, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड दक्खनी ताज या ताज ऑफ द डेक्कन। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट्स है। आपको बताना है कौन सा जो है वो स्टेटमेंट इसमें से सही है। 1 ओनली इज करेक्ट, 2 and 3 करेक्ट, 1 and 3 ओनली इज करेक्ट, या 1, 2 and 3 करेक्ट। ठीक है, तो देख लो एक बार, जिनको आंसर करना है खुद से सोचना है वो पॉज कर लो और मैं चलता हूं सॉल्यूशन की तरफ। ये लो, सॉल्यूशन है सी, मतलब यानी कि इसमें 1 and 3 करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहली, औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड है ये टॉम्ब, बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा, दक्खनी ताज की जैसी रिजेंबलेंस है इसकी। ठीक है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट गलत है। अब देखो कैसे, बीबी का मकबरा टॉम्ब ऑफ द लेडी कहलाता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र भारत में सिचुएटेड है। 1660 में मुगल एम्परर औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था, 1620 में जहांगीर के द्वारा नहीं। ठीक है, और अपनी बिलवेड वाइफ जिनकी मृत्यु हो चुकी थी दिलरास बानो बेगम, जिनको उनकी मृत्यु के बाद कहा गया रबिया उद दुरानी, उनकी याद में बनवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ना, जो बोला जाता है कि बहुत ही ज्यादा निष्ठावान थे अपनी अपनी वाइफ के लिए जो है, और ये उनकी जो है निष्ठा को दिखाता है ये जो मकबरा बनवाया उन्होंने। और बहुत ही हद तक ये ताजमहल के जैसा दिखता है। ठीक है, स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है। और ये मौजोलियम जो है ये औरंगजेब की मदर मुमताज महल जो है उसके उनकी जो याद में बनवाया गया। ठीक है, नहीं सॉरी, उनका जो मौजोलियम है, सॉरी, उसके जैसा है, मैंने गलत बोल दिया, उसके जैसा है बहुत ज्यादा। उनके जो मुमताज महल का जो मौजोलियम है उसके जैसा मिलता जुलता है। औरंगजेब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, मैं आपको बताता हूँ। आर्किटेक्चर में तो बहुत उसकी खास रुचि थी नहीं, कुछ ही जो है बिल्डिंग है उसके द्वारा बनाई गई, जिनमें से एक है पर्ल मॉस्क। पर्ल मॉस्क समझते हो? पर्ल मॉस्क मोती मस्जिद दिल्ली में है, ये इनके द्वारा बनवाई गई थी। बीबी का मकबरा सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, औरंगजेब के द्वारा बनाया गया। ठीक है, लार्जेस्ट जो है वो बादशाही मॉस्क है, सबसे बड़ा। ठीक है, उसके अलावा ताजमहल के साथ जो इसकी स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज हैं, जैसा दिखने में ये बिल्कुल ताजमहल जैसा है, इसीलिए इसको दक्कन का ताज या दक्खनी ताज भी कहा जाता है। ये देखो डेक्कन में है सिचुएटेड, ये दिखता है ऐसा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में दक्खनी ताज। ठीक है, तो देखो बिल्कुल मीनारें कैसी है, सेम है ना, बिल्कुल ताजमहल जैसी। ऊपर गुंबद कैसा है, सेम है ना ताजमहल जैसा। चलो आगे, कंसीडर द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स एंड देयर एडिटर्स प्रोप्राइटर्स। अब देखो एक तरफ एडिटर प्रोप्राइटर का नाम लिखा है, दूसरी तरफ न्यूज़पेपर का नाम लिखा है या मैगजीन का। तो आपको बताना है कितनी पत्रिकाएं सही तरीके से मैच की गई हैं राइट प्रोप्राइटर या एडिटर के साथ। राष्ट्रगोप्तर के सामने लिखा है देवेंद्रनाथ टैगोर, सोम प्रकाश के आगे लिखा है द्वारकानाथ विद्याभूषण, और बंगाली के सामने लिखा है गिरीश चंद्र घोष। आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। 1 ओनली इज करेक्ट, 1 and 2 करेक्ट, 2 and 3 करेक्ट, या 1, 2 and 3 तीनों करेक्ट। ठीक है, तो चलिए ये रहा सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन है राष्ट्रगोप्तर जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर। अब यहां पे ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, यहां पे आना था दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी। उसके बाद बाकी ठीक है, द्वारकानाथ विद्याभूषण सोम प्रकाश, बंगाली गिरीश चंद्र घोष। ये देखो एक बार सॉल्यूशन में आ जाते हैं। राष्ट्रगोप्तर 1851 में जो है एक पत्रिका जो है वो पब्लिश की गई थी, 15 दिन में एक बार इसका अगला एडिशन आता था, और दादा भाई नारोजी इसके पब्लिशर थे या एडिटर थे। सोम प्रकाश 1858 में कलकत्ता से पब्लिश होना शुरू हुआ,
द्वारकानाथ विद्याभूषण इसके संस्थापक थे। बंगाली जो है 1862 में कलकत्ता से पब्लिश हुआ। गिरीश चंद्र घोष इसके ओरिजिनल संस्थापक थे। बाद में इसको खरीद लिया एस.एन. बनर्जी ने 1879 में और 40 साल तक इसके एडिटर के पद पे बने रहे। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में, ये थोड़ा सा मैं यहां पे ठीक कर देता हूं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इन पर ध्यान दीजिए। पहली स्टेटमेंट है बेगम शाही मॉस्क इज एन अर्ली 17th सेंचुरी मॉस्क सिचुएटेड इन वॉल सिटी ऑफ लाहौर पाकिस्तान। बेगम शाही मस्जिद एक मस्जिद 17वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाई गई जो लाहौर में स्थित है, जो चार दीवारी के अंदर पाकिस्तान में। दूसरा टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला। इत्मादुद्दौला का टॉम्ब जो है ये एक मौजोलियम है जो आगरा शहर में स्थित है, उत्तर प्रदेश भारत में। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है 1 ओनली इज करेक्ट, दूसरा 1 and 2 ओनली इज करेक्ट, या 1 and 2 ओनली नहीं आना था, 1 and 2 आना था सर। ठीक है, और 2 ओनली इज करेक्ट और नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। आप लोग पॉज कर सकते हो, आंसर देने से पहले देख लो एक बार, स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हो आराम से और फिर आंसर करना। आंसर है बी, 1 and 2 दोनों करेक्ट हैं। कैसे? बादशाही मॉस्क के बारे, बेगम शाही मॉस्क के बारे में देख लो। बेगम शाही मॉस्क लाहौर में बनाई गई थी। मुगल तारीख का एक बेहतरीन नगीना जो है उसे हम कह सकते हैं बेगम शाही मॉस्क। बेगम शाही मॉस्क जो है लाहौर की जो शहर के अंदर अर्ली 17th सेंचुरी में बनाया गया, 1611 से 1614 के बीच। मुगल एम्परर जहांगीर ने अपनी मां मरियम-उज़-ज़मानी के ओनर में इसे बनवाया था। अर्लीस्ट सर्वाइविंग एग्जांपल ऑफ मुगल एरा मॉस्क। ठीक है, तो अर्लीस्ट सर्वाइविंग एग्जांपल ऑफ मुगल एरा मॉस्क। बाद में इसी के डिजाइन से इन्फ्लुएंस होकर बाद में लाहौर में एक वजीर खान मॉस्क भी बनाई गई कुछ दशकों के बाद। ठीक है, तो बेगम शाही मॉस्क, ये देखो बेगम शाही मॉस्क, देखो एक बार दिखा देता हूं, ये है बेगम शाही मॉस्क, ये देखो। ठीक है, तो ये कुछ अंदर से और नजारा है, ये कुछ ऐसे दिखते हैं, ऐसा इसका इंटीरियर है। ठीक है, टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला, इसे ये बताया जाता है कि भाई ताजमहल ना इसी के बेसिक डिजाइन पे, ड्राफ्ट पे बनाया गया था। इत्मादुद्दौला का टॉम्ब कहा जाता है इसे। ठीक है, और ये एक ये कह लो कि एक बेहतरीन नगीना है, ज्वेल बॉक्स है, बच्चा ताज इसे कहा जाता है। और इसी के डिजाइन पर ये देख लो, ऐसा है कुछ जो दिखता, ये आपका बच्चा ताज या बेबी ताज, और इसी के डिजाइन पर बनाया गया बाद में आपका ताजमहल। ठीक है, दक्खनी ताज के डिजाइन पे नहीं, इत्मादुद्दौला टॉम्ब के डिजाइन पे बनाया गया था। ठीक है जी, चलो अगला सवाल आपके सामने। एक तरफ मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशन लिखी है, दूसरी तरफ लीडर। आपको सही पेयर बताना है। पहला यहां पे है परमहंस सभा, सामने लिखा है दादोबा पांडु। दूसरा तत्वबोधिनी सभा, सामने लिखा है देवेंद्रनाथ टैगोर। तीसरा वहाबी मूवमेंट, सामने लिखा है शाह वलीउल्लाह। चौथा भूदान मूवमेंट, सामने लिखा है विनोबा भावे। आपको बताना 1 and 4 ओनली इज करेक्ट या पेयर है, 1 and 2 ओनली इज करेक्ट पेयर, 1 and 3 ओनली इज करेक्ट पेयर, या 1, 2, 3 and 4 सभी करेक्ट पेयर है। ठीक है, तो आप देख लो इस सवाल को, जल्दी से पॉज कर लो और फिर हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन है जी ये, सॉल्यूशन है डी, मतलब चारों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। कैसे? भूदान मूवमेंट आजादी के बाद शुरू हुआ, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1952 में चलाया गया। क्यों? क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे थे देश में, जमींदार वर्ग से आते थे या फिर राजा महाराजाओं के परिवारों से, जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी। उन सभी जमीनों को जो है अब सरकार जो है उनको उनसे लेना था और बहुत सारे गरीब लोगों में उन जमीनों को बांटना था, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज था। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो एक चीज आड़े आने लगी। संविधान में कहीं लिखा था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी के तहत लोगों ने केसेस डालने शुरू कर दिए। अब इससे बचने के लिए सरकार ने एक सोल्यूशन निकाला। सरकार ने क्या किया कि उस समय पर एक नया कानून पास किया, एक एक्ट के अनुसार शेड्यूल 9 संविधान में डाला गया।
शेड्यूल 9 में ऐसे कानून डाले जाएंगे जो जमीन से जुड़े हुए जितने भी कानून है वो वहां पर लिखे जाएंगे, और उनके अगेंस्ट किसी के पास भी अधिकार नहीं होगा कि जो कानून वहां पे लिखे गए हैं अगर उसके तहत जमीन से जुड़े हुए जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं उसके तहत कोई भी जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकेगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब अगर किसी की जमीन छीनी सरकार ने नए कानून के तहत जो शेड्यूल 9 में लिखा है, फिर अगर कोई व्यक्ति जो है उसकी जो जमीनें छीनी गई है उससे प्रोटेक्शन के लिए वो कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट जो है कोर्ट में जाने का अधिकार ही नहीं रहेगा उसके पास, क्योंकि शेड्यूल 9 में जो चीजें लिखी होंगी वो उन पर जो है वो कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, फिर क्योंकि इससे एक बड़ा कंफ्लिक्ट बन सकता था, सरकार बड़ी अनपॉपुलर हो सकती थी इस समय पर, क्योंकि अगर इस तरीके से सरकार करती तो लोग जो है बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट हो जाते, और हो भी रहे थे। तो फिर भूदान मूवमेंट चलाया गया। भूदान मूवमेंट के इसके जरिए आचार्य विनोबा भावे लोगों के बीच में गए, उन्होंने कहना शुरू किया कि आप लोग अपने आप ही स्वयं इच्छा से अपनी जमीन दान कीजिए ताकि देश के गरीब लोगों का भला हो सके, आपके पास तो बहुत सारी जमीन है। इसीलिए जो है बहुत सारे लोगों को उन्होंने प्रेरित किया और वहां शुरू हुआ भूदान मूवमेंट। तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था भूदान मूवमेंट, जो कभी गांधी जी के द्वारा 1941 में प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरुआत की गई थी। परमहंस सभा दादोबा पांडुरंग और वहाबी मूवमेंट शाह वलीउल्लाह। ठीक है जी, चलो अगला है सवाल नंबर 8। विद रेफरेंस टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स पर ध्यान दीजिए। पहली स्टेटमेंट कहती है इकोनॉमिक हार्डशिप्स ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2 वाज वन ऑफ द रीजन फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मतलब जो परिस्थितियां थी, इकोनॉमिक परिस्थितियां थी विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान, वो सभी कारण थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। दूसरा, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट इन फरवरी 1922 इन वेक ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। तो गांधी जी ने फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। 1 ओनली इज करेक्ट, 2 ओनली इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, या नीदर 1 और 2 नॉट 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको तरीका तो पता है, पॉज कर लो और हम चलते हैं आंसर पर। आंसर है बी, यानी 2 ओनली इज करेक्ट। मतलब पहली स्टेटमेंट यहां गलत है। क्यों है? अगर आप लोग ट्रिक में आ गए हो तो ये देख लो प्रॉब्लम कहां है कि हाँ कि वर्ल्ड वॉर 2, भैया वर्ल्ड वॉर 2 कैसे? वर्ल्ड वॉर 2 तो 1939 से 1935 के 1945 के बीच में हुई थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 का है। तो कैसे ये सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो चीज जो घटना बाद में हुई है वो पहले की किसी घटना का कारण कैसे हो सकती है ना? ये तो इतिहास ही बदलने वाली बात होगी। मतलब बाद में घटी हुई घटना पहले घटी हुई घटना का कारण हो गई। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। गांधी जी ने फरवरी 1922 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हादसे की वजह से बारदौली से एक घोषणा की थी जिसके तहत उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा वंश से संबंधित इन स्टेटमेंट्स पर ध्यान दो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हरियाणा डायनेस्टी। पहला, बिंदुसार वाज वन ऑफ द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी। बिंदुसार जो है एक रूलर था इस डायनेस्टी का। दूसरा, हरियाणा डायनेस्टी वाज अल्टीमेटली ओवरथ्रोन आउट ऑफ पावर बाय अमात्य मिनिस्टर शिशुनागा। Which of the statements given above are correct? 1 and 2 only is correct, 2 only is correct, 1 only is correct, या none of the above is correct? पहली दोनों सही है, दूसरी सही है, पहली सही है, या कोई भी सही नहीं है। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन है बी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, फर्स्ट रॉन्ग है। कई लोग अगर इसमें चकरा गए हैं तो मैं बता दूं, यहां पे नाम दिया है बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश से रिलेटेड है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे और अशोक के पिताजी थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे, और जिनका लेना देना आजीविका सेक्ट से था। आजीविका सेक्ट जो है उसको इन्होंने बहुत सारी केव्स भी दान में दी थी, आजीविका सेक्ट को अपनाया भी था। ठीक है, तो बिंदुसार। ठीक है जी, ये बिंबिसार नहीं है। अब अगर हम बात करें जिसकी यहाँ हरियाणा वंश की बात हो रही है, हरियाणा वंश के रूलर दे रहे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशका। पहले 3 बहुत प्रचलित हैं, अगले 3 कम प्रचलित हैं। अनिरुद्ध
मुंडा और नागदशका, ठीक है। लेकिन नागदशका को हराकर जो है इनके जो मिनिस्टर थे शिशुनागा, उन्होंने तख्ता पलट किया और फिर शिशुनागा वंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो यहां पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। आखिरी सवाल पर आ जाते हैं। आखिरी सवाल ये रहा, इन स्टेटमेंट्स में से जो आपको दी गई है ऋग्वैदिक काल से संबंधित स्टेटमेंट्स पर ध्यान दीजिए और फिर सही कोड पहचानिए। पहला स्टेटमेंट है ट्राइबल असेंबलीज वर कॉल्ड सभास एंड समितिज। दूसरा स्टेटमेंट है नेम ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज कुला। थर्ड, अग्नि वाज द मोस्ट रेफर्ड डाइटी इन ऋग्वेदा, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। 1 ओनली इज करेक्ट, 1 and 2 ओनली इज करेक्ट, या फिर 3 ओनली इज करेक्ट, या 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो जल्दी से पॉज करो, तरीका आपको पता है, और फिर हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन है बी, मतलब 1 and 2 आर करेक्ट एंड थर्ड इज रॉन्ग। मतलब ट्राइबल असेंबलीज, देखो ट्राइबल असेंबलीज को सभा और समिति कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में, सही है। बेसिक यूनिट जो थी वो कुल थी, ये भी सही है। इंदिरा वाज द मोस्ट रेफर्ड डाइटी इन ऋग्वेदा, जिनको 250 हिम्स जो है वो डेडिकेटेड थी। बाकी अग्नि दूसरे स्थान पे आते थे उसमें, जिनको 200 हिम्स जो है वो डेडिकेटेड थी। तो इसीलिए ये जो सवाल का आंसर हो गया वो है बी, ठीक है। तो आज के लिए ये सेशन यही समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया है। इस सेशन को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पंजाब सक्सेस मंत्र आपके लिए बहुत बेहतरीन सवाल अगली बार भी लेकर आएगा। आपसे उम्मीद मैं ये करता हूं कि इसको लाइक करेंगे और लोगों को शेयर करेंगे, और लोगों से भी कहेंगे कि भाई अगर आपको अपनी पढ़ाई को नए आयाम पर लेके जाना है तो पंजाब सक्सेस मंत्रा का चैनल जरूर जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे। धन्यवाद।